तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जिसको एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो रहा है। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट या तो मसला स्टोमक के अंदर देखने को मिल सकता है, डूडिनम, या फिर इस पेनक्रियाज का कोई मसला है, ठीक है। और इस एंडोस्कोपी पे पता लगा कि डूडिनल अल्सर है। तो कौन सा जो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि गैस्ट्रिक या डूडिनल अल्सर या सिंपल पेप्टिक अल्सर करवाता होता है? तो जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होता है, ओके, वो मोस्ट कॉमन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है एच पायलोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद एनसेड है, एस्प्रिन है, स्टीरॉइड है और स्मोकिंग होती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर जीआईटी के किसी भी पोर्शन में अल्सर बन सकती है ड्यू टू गैस्ट्रिक सिक्रेशन या फिर इम्पेयर्ड म्यूकोजल डिफेंस है। मोस्ट कॉमन जो साइटोपेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, रट्टा मार लेना, वो डूडिनम होती है। डूडिनम का फर्स्ट पार्ट होता है, ओके, डूडिनम के फर्स्ट पार्ट में आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। और स्टोमक में अगर बनता है तो वो लेजर कर्वेचर पे बनता है, एंगुलर इंसुजरारिस के अंदर या इंसुजरा एंगुलरिस, ठीक हो गया। बड़ा मुश्किल सा नाम है, इसको छोड़ दो, बल्कि लेजर कर्वेचर और स्टोमक पे आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो अब इनके बाद है कि इसके अलावा ये गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन पे, मैकस डायवर्टिकुलम पे हो सकता है। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपने गैस्ट्रिक अल्सर और डूडिनल अल्सर को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। इनके एमसीक्यूज पॉइंट्स भी हैं। तो पहला तो रट्टा मान लेना कि जो डूडिनल अल्सर होता है ज़्यादा कॉमन होता है, गैस्ट्रिक अल्सर रिलेटिवली लेस कॉमन होते हैं, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा मेलिग्रेंट होते हैं। डेट इज़ वाई आपको बायोप्सी लेनी पड़ जाती है एंडोस्कोपी के जरिए। जो डूडिनल अल्सर होते हैं, ओके, इनकी जो पीक एज ऑफ प्रेजेंटेशन होती है वो 25 to 30 ईयर्स होती है। गैस्ट्रिक अल्सर 50 साल से में वाले में देखने को मिलते हैं, ओके। और रट्टा मान लेना कि जो डूडिनल अल्सर है वो हमेशा 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 एच पायलोरी से एसोसिएटेड होते हैं, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर 70% केसेस में एच पायलोरी की वजह से होते हैं। इसके अलावा कुछ रिमेनिंग केसेस के अंदर लाइक हम कह सकते हैं कि कोई एनसेड या एस्पिरिन से रिलेटेड होते हैं। क्लियर। तो ये रट्टा मार लेना है। मलिग्रेंट पोटेंशियल आपको गैस्ट्रिक अल्सर में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब दोनों के अंदर नोजिया होगा, दोनों में इंटरमिटेंट एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर में जो पेन होगा वो फूड लेने से काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जबकि डूडिनल अल्सर में फूड लेने से पेन रिलीव हो जाएगा। डेट इज़ वाई जो डूडिनल अल्सर वाला पेशेंट है वो खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा और वो बहुत मोटा हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। और खासतौर पर डूडिनल अल्सर का जो पेन होता है ना, ओके, वो रात के 2 से लेकर 4 बजे तक आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर वाला उसका फूड से रिलेशनशिप होता है, यानी फूड लेने से काफ़ी बढ़ जाता है, मैलिग्नेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल या 10 बायोप्सी आपको एटलीस्ट लेनी पड़ती होती है। और ये पीरियोडिक होती है, एपिसोडिक होती है, कभी होती है कभी नहीं देखने को मिलते। एक और बात रट्टा मार लेना कि जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, ज़्यादातर ओके ब्लीड करते हो, गैस्ट्रिक अल्सर परफोरेट करते होते हैं, जबकि डूडिनल अल्सर क्या करते हैं, ब्लीड करते होते हैं। क्लियर। गैस्ट्रिक अल्सर लेजर कर्वेचर पे था, ओके, फूड लेने से होता है, ओके, नॉर्मली ये परफोरेशन में ज़्यादा होती है, ठीक हो गया, ओके। और जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसको ठीक करने के लिए सर्जरी कौन सी करते हैं, बिलरोथ टाइप 1 टाइप 2 करते होते हैं, जबकि डूडिनल अल्सर को ठीक करने के लिए सर्जरी करते हैं वेगोटमी, ट्रंकल वेगोटमी या सिलेक्टिव वेगोटमी और हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी वगैरह करते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। और जो गैस्ट्रिक अल्सर में जो ब्लीडिंग होती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से होती है, डूडिनल अल्सर में जो ब्लीडिंग होती है वो गैस्ट्रो डूडिनल आर्टरी से होती है। क्लियर, ये एमसीक्यूज पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया है, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगी। बाकी जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसकी भी आगे मज़ीद 4 टाइप्स होती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अगर इंसुजरा के लेवल पे है, लेजर कर्वेचर पे है, तो वो टाइप 1 होता है। अगर बॉडी पे है विद डूडिनल अल्सर तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको टाइप 2 होता है। जो प्री पायलोरिक लेवल पे है टाइप 3, लेजर कर्व पे है टाइप 4, किसी भी जगह पे है टाइप 5, ओके, सही हो गया। एक बात रट्टा मार लेना कि आखिरी जो 2 टाइप्स थी ना उसमें एसिड का लेवल नॉर्मल था, पहली चौथी पाँचवीं में एसिड का लेवल नॉर्मल होता है, दूसरी तीसरी में एसिड का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता होता है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, वन सेकेंड एंडोस्कोपी होती है, अपर जी एंडोस्कोपी होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में। बाकी कुछ एच पायलोरी के टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एलाइजा सीरोलॉजी सबसे अच्छा होता है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, रैपिड यूरियस एसे है, एंडोस्कोपिक बायोप्सी आपने लेनी होती है जो कि एक्यूरेट होती है। क्लियर। और इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या कराना होता है, आपने स्मोकिंग छुड़वानी होती है, H2 ब्लॉकर पीपीआई इस्तेमाल करनी होती है, ओके। और आपने एच पायलोरी के कुछ रेजिमेन को कभी भी नहीं भूलना, वो 2 रेजिमेन होते हैं, ट्रिपल और क्वाड्रपल, दोनों को आपने 14 डेज तक लेना होता है। ट्रिपल थेरेपी में आप क्लैरिथ्रोमाइसिन लेते हैं, ओके, इसके अलावा एमॉक्सिलिन लेते होते हैं, क्लियर, और पीपीआई लेते होते हैं। जबकि क्वाड्रपल थेरेपी के अंदर जो कि सैल्वेज रेजिमेन होता है इसमें आप क्या क्या लेते हैं, इसमें आप लाइक हम कह सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन हो जाती है, ओके, बिस्मथ सब सैलिसलेट आ जाती है, ओके। इसके अलावा ओके मेट्रोनिडाजोल है और पीपीआई वगैरह आ जाती होती है। इसके अलावा एंटी सिक्रेटरी एजेंट इस्तेमाल करते हैं लाइक सुक्रलफेट, एंटी एसिड है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, H2 ब्लॉकर है, पीपीआई है, बिस्मथ वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। अब एग्जाम इनकी सर्जरी वगैरह भी पूछी जा सकती होती है। तो जो आपकी वो हो रही होती है, यानी कहने का मतलब है गैस्ट्रिक अल्सर है, इसमें बिलरोथ टाइप 1 और टाइप 2 करते हैं। बिलरोथ टाइप 1 का क्या मतलब होता है, ओके, इसमें पार्शल गैस्ट्रेक्टमी करते होते हैं और गैस्ट्रोडुडिनोस्टमी करते हैं, यानी स्टोमक को डुडिनम से जोड़ देते होते हैं। क्लियर। और बायोप्सी जरूर लेनी है आपने। बिलरोथ टाइप 2 के अंदर क्या होता है, पार्शल गैस्ट्रेक्टमी
एंट्रेक्टमी होता है और गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी होता है, यानी स्टोमक को आप जुजिना से जोड़ देते हैं रिट्रोकोलिक फैशन के अंदर, ठीक हो गया। इसके अलावा डुओडेनल अल्सर में आप ट्रंकल वेगोटमी, हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी कर सकते हैं या ट्रंकल वेगोटमी प्लस एंट्रेक्टमी कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो रट्टा मार लेना कि जो ट्रंकल वेगोटमी है, ट्रंकल वेगोटमी यानी जो वेगोटमी होती है वेगस नर्व की डिवीजन को बोलते होते हैं, क्लियर, सही हो गया। तो आपने क्या करना होता है, आपने ना ट्रंकल वेगोटमी में पूरा का पूरा वेगस नर्व का ट्रंक काट दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपको हेपेटिक वाली ब्रांच भी कट जाती है, सीलिक वाली ब्रांच भी कट जाती होती है, क्लियर। तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक स्टेसिस हो जाएगा। गैस्ट्रिक स्टेसिस यानी मोटिलिटी खत्म हो गया। तो आपने ड्रेनेज कैसे करनी है, ड्रेनेज करने के लिए आपको दोबारा गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी करनी पड़ेगी या पायलोरोप्लास्टी करनी पड़ेगी। ओके, तो ट्रंकल वेगोटमी प्लस ड्रेनेज जिसमें गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी और पायलोरोप्लास्टी है। दूसरा आ जाता है हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी जिसमें आप सिर्फ पैराइटल सेल्स की ब्रांचेस को काट देते हैं, जिससे एंट्रम के अंदर क्या होगा, वेगल इनर्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट रहती है, जिसकी वजह से आपको ड्रेनेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद ट्रंकल वेगोटमी प्लस एंट्रेक्टमी है जिसमें आप एंट्रम को भी काट देते होते हैं। जब एंट्रम को आपने काट दिया तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप बिलरोथ टाइप 1 और टाइप 2 करते होते हैं, क्लियर, सही हो गया। मेनली आप रट्टा मार लो कि बिलरोथ टाइप 1 और टाइप 2 गैस्ट्रिक अल्सर में करते हैं, और जो आपका होता है कहने का मतलब है पैप्टिक डुओडेनल अल्सर में जो आप करते होते हैं वो कौन सी करते होते हैं, डुओडेनल अल्सर में आप ओके ट्रंकल वेगोटमी प्लस एंट्रेक्टमी कर सकते हैं या ट्रंकल वेगोटमी प्लस ड्रेनेज कर सकते हैं या फिर हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी वगैरह कर सकते होते हैं, क्लियर, एग्जाम में MCQ आते होते हैं। इसके अलावा ये भी रट्टा मार लेना कि अगर क्रॉनिक डुओडेनल अल्सर है तो हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी करेगी, अगर रिकरेंट है तो ट्रंकल वेगोटमी वगैरह करते होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ओके, इससे रिलेटेड, ओके, ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज सर्जरी है, वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, रिकरेंट अल्सरेशन, स्मॉल स्टोमक सिंड्रोम है, अर्ली डंपिंग, लेट डंपिंग है। जब इनके MCQ आएंगे तब इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक अल्सर का समझ आ गया होगा।